बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 5 पिछले लेक्चर में आपने देखा ख़त्म किया हमने, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी। जो स्मार्ट सिलेबस में जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी हमने कर ली थी। चैप्टर अगला 7 है जी। पिछले लेक्चर में भी आपको याद होगा, बताया था मैंने कि नेक्स्ट हमने चैप्टर 7 पढ़ना है। 6 आपको पता है हम कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमारी क्लासें जारी थी, फिज़िकल क्लासेस। तो बच्चों बात शुरू करते हैं। ये आपके सामने है जी चैप्टर 7 ऑसिलेशंस, इसका नाम आप देख रहे हैं। जो स्मार्ट सिलेबस है आपका वो भी यकीनन आपके पास मौजूद है, तो उसमें आप देखिएगा अगर तो चैप्टर 7 तकरीबन को इसमें जो कुछ चीज़ को ख़ास छोड़ी नहीं गई। ये थ्योरी सारी ही है ऑलमोस्ट। ये चलिए वीडियो में भी ये चीज़ आ जाए आपके सामने, ये ऑसिलेशंस, तो ये सारी डिटेल है आपके पास। और जब चाहें इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप जब चाहें ये देख भी सकेंगे। यही वाला शॉर्ट जो मैंने अभी दिया आपको स्मार्ट सिलेबस का, तो आपने देखा कि स्मार्ट सिलेबस जो उसने शुरू किया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 144 से शुरू किया और टॉपिक था वहाँ पे SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक बच्चों नोट्स में मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ये है। ये पेज नंबर 3 है नोट्स का आपके सामने। इस पेज नंबर 3 के ऊपर, पेज नंबर 3 ये आपके सामने, इसके ऊपर ये है SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तकरीबन कोई पहले 2.5-3 सफ़े इस चैप्टर के शामिल नहीं हैं। अच्छा, अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये शामिल तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है बच्चों। ये इस चैप्टर का बिल्कुल आगाज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वैसे तकरीबन सारी मैट्रिक वाली ही, कोई नई चीज़ कोई ऐसी ख़ास है नहीं, लेकिन मजबूरन जल्दी से इस लेक्चर के कुछ हिस्से में मैं जल्दी से ये रिपीट आपके लिए रिपीट करने लगा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये आप खुद ही देखेंगे, ये मैट्रिक वाली हैं, शुरू वाली सारी चीज़ें तकरीबन, ये जो पहले 2.5-3 सफ़े हैं। हम इनको इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि जो कुछ इससे आगे पढ़ना है तो उसके लिए ये हमारी बेस बनेगी, तो ही वो अगली चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह समझ आएंगी। तो ये मजबूरन हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल आगाज़ है, बेसिक चीज़ें हैं, अगरचे मैट्रिक वाली हैं लेकिन फिर भी ताज़ा हो जानी ज़रूरी है। तो ये मैं आपके लिए कोई थोड़ा सा इजाफी टाइम इन चीज़ों पे लगा देता हूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है मेंशन, तो हम उस डिटेल में या उतना टाइम ना लगाएं। कोशिश करूँगा कि जो हमें रूटीन में जब स्मार्ट सिलेबस नहीं था तो जैसे हम लगाते थे इस चैप्टर के आगाज़ पर, तो हम कोशिश करेंगे मोटे मोटे पॉइंट जो ज़रूरी हैं वो जल्दी जल्दी हम उनको बयान करते चलें। तकरीबन सब चीज़ें ही ज़रूरी हैं और ये बयान करनी ही पड़ेंगी, लेकिन चलें कोशिश करते हैं कि जहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा आपको टाइम आपका ना खर्च करूं। तो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं जी। ऑसिलेशंस, इसकी आप हेडिंग देख रहे हैं बच्चों। ऑसिलेशंस का लफ्ज़ जो है ये, इसका अगर आप कहें कि जो साइनोम है, जो इसका मुतरादफ लफ्ज़ या मानी है, तो ऑसिलेशन का बच्चों मतलब ही वाइब्रेशंस होता है। ऑसिलेशंस मीन्स वाइब्रेशंस। ठीक हो गया जी। पहले तो ये बात होगी, फ़लाँ चीज़ वाइब्रेट कर रही है, ये भी ठीक है, या कहें फ़लाँ चीज़ ऑसिलेट कर रही है, तो वही माना बनता है। तो फिर नाम से ही ज़ाहिर है हम किस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये बात होगी और शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जी ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखी है, मैट्रिक वाली है, नई चीज़ कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें इस पे करूं, और वैसे भी अब स्मार्ट सिलेबस में है नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों। टू एंड फ्रो मोशन होती है, आपको पता ही है, यूँ इस तरह से कोई मोशन जो होती है, दरमियान में कोई ख़ास पॉइंट, उसके इर्द गिर्द उस ख़ास पॉइंट को हम मीन पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, या हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, या रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। तो एक किसी ख़ास फिक्स्ड पॉइंट के दाएं बाएं या आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, या फिर कहा बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन, उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं।
पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है, इसका जिक्र कहीं पिछले 2 लेक्चरों में, आपका जो चैप्टर 5 के एंड वाले जो 1-2 लेक्चर थे उनमें आपने देखा है, ये जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। पीरियोडिक, बार बार दोहराई जाने वाली, तो इमोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को वक्त के बराबर वक्फों में दोहराती है। जैसे कि पंखा चल रहा है अगर छत का, तो वो भी बार बार आप उतने ही वक्त में हर दफ़ा एक साइकिल मुकम्मल करता है, तो आप कहेंगे वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो पीरियोडिक सर्कुलर मोशन है। अब पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है, तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जो अपने आप को बराबर वक्फों में रिपीट करे, इर्रेगुलर ना हो, ये ना हो कि कभी वो ज़्यादा स्लो हो गई, कभी तेज़ हो गई, और कभी आधा हिस्सा उसने वाइब्रेशन का स्लो किया और आधा हिस्सा तेज़ी से कर लिया, मतलब ये नहीं होगी पीरियोडिक। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन वो होगी जो अपने आप को बराबर तौर पर बराबर वक्फों में रिपीट करे, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होती है। और इसकी एग्जांपल्स ये 4 दी हैं, तो ये फ़िक्रा भी पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने ही है, आपके नोट्स आपके पास हैं, लेकिन मैं इनकी किताब से आपको डायग्राम भी दिखा दूँ जो यहाँ ज़रूरी नहीं थी इसलिए हमने दी नहीं है। ये चारों जो डायग्राम्स हैं ये वाली, यही चारों एग्जांपल्स के तौर पर आपके नोट्स पे लिखी हुई हैं। ये भी एक वर्टिकली लटका हुआ मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये भी फैला के छोड़ देंगे तो ऑसिलेशन करेगा। पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसको भी आप हिला के मीन पोजीशन पर लटका हुआ होगा, उसको हिला के छोड़ देंगे पर ले जाके, तो वो भी ऑसिलेशन करेगा। ये एक कर्व्ड डिश है, मुड़ी हुई कोई डिश, कोई प्लेट है, उसमें आप एक बॉल, कोई छोटी सी बॉल को, स्टील बॉल, स्टील की बनी हुई कोई और बॉल, स्मूथ किस्म की बॉल, उसको आप मीन पोजीशन पे सेंटर पे वो पाई जाएगी हमेशा, लेकिन आप उसको हिला के डिस्टर्ब करके इस ट्रे के, इस प्लेट के अंदर ही रखें, लेकिन डिस्टर्ब करके परे ले जाएं या उधर ले जाएं, छोड़ दें, तो ये भी ऑसिलेट करेगी। ये एक स्टील का फुट्टा दिखाया है, फुट स्केल जो होता है, फुट रूलर जो होता है वो स्टील का, वो नीचे किसी चीज़ से बांध लिया और स्टील का फुट्टा जो है उसके ऊपर वाले सिरे को हमने हिला के छोड़ दिया, तो ये भी ऑसिलेशन करेगा। ये मुख्तलिफ मिसालें, ये वही जो 4 आपके नोट्स पे हैं, मैं उनकी रीडिंग नहीं करूँगा, यही कुछ लिखा हुआ। अब रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर हम आ गए हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, आप मैट्रिक से ही इससे वाकिफ़ हैं। उसकी डेफिनेशन आपके सामने नोट्स पे 2 तरह से लिखी हुई है बच्चों। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोर करने वाली, बरकरार रखने वाली, कोई हिली हुई चीज़ कोई परे चली गई तो उसको वापस पहली जगह पे लाने वाली, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो 2 तरह से डेफिनेशन है, ए फोर्स दैट ब्रिंग्स ए वाइब्रेटिंग बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जो वाइब्रेट करती हुई बॉडी को वापस मीन पोजीशन पर खींचती है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। या फिर ए फोर्स विच ट्राइज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या मीन पोजीशन कहते हैं, एक ही बात है। ऐसी फोर्स जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन पर वापस लाना चाहती है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और आगे उसकी 2 मिसालें, 2 उसकी दी हैं एग्जाम्पल्स पे। उसने कहा कि जी ये जो अभी आपने 4 मिसालें देखी हैं ना जी बच्चों, ये जो 4 मिसालें आपने देखी हैं, इन मिसालों में से ये जो इधर वाली 2 हैं बच्चों, ये वाली, इनमें इलास्टिसिटी की वजह से, लचक की वजह से होती है रिस्टोरिंग फोर्स, इसीलिए उसको इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आप स्प्रिंग को फैला के या दबा के छोड़ देंगे, फैला के छोड़ दिया तो वापस मीन पोजीशन की तरफ को खींचेगा, वो जो वापस खींचेगा अपनी इलास्टिसिटी यानी लचक की वजह से, उसे कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही स्टील का जो फुट रूलर है, फुट स्केल है या फुट्टा है, उसको भी अपने दाएं या बाएं हिला के छोड़ दिया तो वो हिला परे ले गए और छोड़ा तो वापस आएगा सेंटर की तरफ को, मीन पोजीशन की तरफ को, वही है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ लेके आती है। इन दोनों केसेस में रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल पेंडुलम के और ये जो कर्व्ड डिश के अंदर बॉल रोल कर रही है, इन दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स सर्व करती है बतौर रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ इन दोनों में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इन दोनों में ग्रेविटी की फोर्स, कि आप परे ले जाके ऊपर थोड़ा ले जाके छोड़ देंगे तो ग्रेविटी की फोर्स वापस लाएगी मीन पोजीशन की तरफ को, इसको भी ऐसे ही होगा। तो ये हमने नोट्स पे भी कुछ ऐसी ही बात बच्चों लिखी है। इससे आगे बच्चों बढ़े, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, मैं इसको आपके लिए कि इसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये मेरे पास हाईलाइटर है जी, ये वाला बड़ा मैंने कहा इंपॉर्टेंट। आप भी अगर अपने नोट्स पे ऐसा ही कर लेंगे तो मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दूर से ही ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि को ख़ास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये क्या ख़ास कॉन्सेप्ट है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इस पूरे चैप्टर की बुनियाद समझ लें हैं कि ऑसिलेशंस आखिर किस वजह से होती हैं, आखिर कौन ज़िम्मेदार है ऑसिलेशंस को पैदा करने का और मेंटेन रखने का, पैदा होकर ऑसिलेशन फिर बरकरार भी रहें तो कौन ज़िम्मेदार है इसका, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑसिलेशंस कैसे पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं, जल्दी से जो कुछ यहाँ लिखा है मैं उसको आपके लिए थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन पहले करने लगा हूँ जी। ये बच्चों एक अभी आपने नोट्स में भी ये पहले पेज पे ये डायग्राम देखी हुई, ये वाली मैं ऐसी की मिसाल दे के ही समझाने लगा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ये एक दीवार के साथ समझिए एक स्प्रिंग बंधा हुआ है
और इसके साथ एक मैस कोई चीज़ कोई बॉडी इसके साथ बांध दी है और ये नीचे सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस फ़र्ज़ करना, जैसे हम किया करते हैं जी, फ़र्ज़ किया जी फ्रिक्शन लेस, आसानी के लिए आपको पता है फॉर सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी हम ये किया करते हैं। तो यही यहाँ भी फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, फ्रिक्शन नहीं है नीचे वाली सरफेस पे। तो फिर ये इधर मौजूद था, ये वाली बॉडी तो अपनी स्प्रिंग ना फैला हुआ था ना दबा हुआ था, अपनी असल पोजीशन पर था। हम इसी असल पोजीशन को ही सेंट्रल या मीन पोजीशन कहते हैं। मैं ओ पॉइंट कह देता हूँ, ओ पोजीशन जो है ये इसकी इस मैस की सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन थी। फिर आपने क्या किया, आपने इस स्प्रिंग को बच्चों फैला के परे तक आप इसको ले गए और आपने इसको यूँ खींच के इधर को कर दिया, आपने अप्लाइड फोर्स इधर को लगाई थी तो ये खिंच गया। अच्छा, अब आप जब तक फोर्स अपनी अप्लाइड लगा के खड़े हैं तो ये उधर का उधर ही रहेगा, लेकिन जो ही आप छोड़ देंगे, अपनी फोर्स रिलीज़ कर देंगे, तो आपको पता ही है क्या होगा। जब आप छोड़ेंगे तो ये इधर को भागेगा और इधर को भागेगा तो फिर ये स्प्रिंग जो है मीन पोजीशन की तरफ को आएगा। क्यों? ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अब यहाँ बात बड़ी अहम समझने की है, जब ये इधर को आएगा टुवर्ड मीन पोजीशन, किस वजह से? ये अपनी अपनी असल सिचुएशन जो थी, असल बॉडी की जो उसका नॉर्मल हालत में थी, ना खिंची हुई थी ना दबी हुई थी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसको उस नॉर्मल पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर लाना चाहती है। लेकिन बच्चों जब ये इधर से उधर को आएगा, कौन लाना चाहती है? मैंने कहा रिस्टोरिंग फोर्स, और फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है। और फोर्स जब भी हो तो हम सब जानते हैं फोर्स लगे तो क्या होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, इसने भी एक्सेलरेशन किया। F=m में फार्मूला सब जानते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स ने भी एक्सेलरेशन किधर को किया? जाहिर है हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है कि जिधर को फोर्स लगती है उधर को ही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इधर चेंज हुई है, इधर को बढ़ती गई है। यहाँ चीज़ खड़ी थी, एट रेस्ट थी, वेलोसिटी जीरो थी, तो आपने जब छोड़ दिया तो वेलोसिटी बढ़ती गई। फोर्स कब तक लगती रही बच्चों? जब तक बॉडी मीन पोजीशन पर नहीं आ गई, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स किधर लाना चाहती है? एट द मीन पोजीशन। नॉर्मल हालत स्प्रिंग की वो बरकरार रखना चाहती है, उसकी लचक की वजह से वापस उसको मीन पोजीशन पे लाना चाहती है। मीन पोजीशन तक ही लगती रही थी रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन पर आके रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो गई, वो यहीं लाना चाहती थी। लेकिन मसला यहाँ पर ये हुआ कि वो जो बॉडी इधर को आ रही थी, वो यहाँ जीरो वेलोसिटी से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रही थी, क्योंकि यहाँ तक फोर्स लगती रही सेंटर तक। यहाँ आके फोर्स लगनी बंद हुई। फोर्स लगती रही तो यहाँ तक एक्सेलरेशन रहा, यानी वेलोसिटी बढ़ती ही रही इधर से यहाँ तक। इधर से ये जो इधर वाली पोजीशन है इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए ए पॉइंट का। ये जो ए है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ओ जो है ये मीन पोजीशन है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ तक बॉडी आके वेलोसिटी बढ़ती रही थी। अब वेलोसिटी यहाँ तक तो बढ़ती रही थी, इधर से यहाँ तक बढ़ती रही, मीन पोजीशन तक बढ़ती ही रही, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लगती रही तो एक्सेलरेशन रहा। अब यहाँ पे आके क्या होगा? वेलोसिटी तो यहाँ तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई है, जितनी भी मैक्सिमम होनी थी वो। अब वेलोसिटी बढ़ती रही थी तो बॉडी यहाँ रुक नहीं जाएगी, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन को भी ओवरशूट कर जाएगी, फलांग जाएगी, आगे चली जाएगी। आगे चली जाएगी तो कहाँ तक जा पाएगी? जितना को स्प्रिंग दब सकता था उतना जब दब गया तो फिर ये यहाँ पे जाके ये बॉडी रुक जाएगी। तो जितनी को स्प्रिंग में दबने की लचक थी, जितना दब सकता था वहाँ तक जाके ये बॉडी रुक जाएगी। तो ये जहाँ रुक जाएगी वहाँ पर ए डैश क्या दिया? ये दूसरी एक्सट्रीम है। ये तकरीबन इस जगह पे आके ये बॉडी थोड़ी सी इधर को यहाँ पर, तो ये बॉडी यहाँ पर जाके बच्चों रुकी है, तो ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम हो गई ए डैश। ये फासला ये वाला और ये वाला बराबरी शो हमने करना, ऑलमोस्ट बराबरी तकरीबन दिखाया मैंने। लें जी, तो यहाँ पर ये बॉडी रुकी है, लेकिन फिर यहाँ रुकी भी नहीं रहेगी। किस वजह से? क्योंकि अब स्प्रिंग फिर अपनी नॉर्मल हालत में नहीं है, दबी हुई हालत में भी वो लचक की वजह से फिर बाहर को धक्का मारेगा। स्प्रिंग फैला हुआ है तो भी मीन पोजीशन की तरफ को आने के लिए धक्का मारता है, और जब दब गया है तो फिर भी मीन पोजीशन की तरफ को वापस जाने के लिए फिर रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स फिर इधर को लगेगी टुवर्ड दिस मीन पोजीशन, टुवर्ड दी सेंट्रल पॉइंट ओ। फिर वही होगा, फोर्स लगती रही तो एक्सेलरेशन भी रहा, यानी वेलोसिटी बढ़ती गई तो मीन पोजीशन तक तो वेलोसिटी बहुत बढ़ गई थी, तो ये बॉडी फिर मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पर जीरो हो गई, लेकिन बॉडी फिर आगे फलांग जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। और फिर आगे जाते जाते स्लो होते होते फिर जितनी मैक्सिमम फैल सकता था स्प्रिंग अपनी लचक के अंदर अंदर उतना फैल गया, तो फिर बॉडी यहाँ पर दूसरी एक्सट्रीम पर जाएगी और फिर वही रिपीट होगा, फिर वही एंड सो ऑन उसी तरह से ये काम जारी रहेगा। लेकिन इस पूरी डिटेल में अपने बच्चों क्या पाया, आपको क्या पता चला? ज़रा गौर करना, क्या क्या पता चला। पहली बात तो बच्चों ये पता चली कि ये जो ऑसिलेशंस होती हैं
ये जो हमने कहा कि फिर होती ही रहेंगी, ये ऑसिलेशंस जो हैं ये हम गौर करें तो ये स्टार्ट हुई हैं भला किसकी वजह से स्टार्ट हुई हैं? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। आपने गौर किया है, हम परे ले गए थे, हमने डिस्टर्ब किया था मीन पोजीशन से अप्लाइड फोर्स की वजह से, लेकिन अभी ऑसिलेशन नहीं शुरू हुई। अप्लाइड फोर्स ने ऑसिलेशन शुरू नहीं की, जस्ट बॉडी में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, मीन पोजीशन से हिला दिया। फिर जब छोड़ा है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इनिशिएट हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं ऑसिलेशन। लेकिन दूसरी बात, ऑसिलेशंस जो हैं वो स्टार्ट तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हुई, लेकिन बाद में फिर लगातार होती ही रहीं। ऑसिलेशंस फिर मेंटेन किस वजह से हुई? कौन जिम्मेदार है इनको फिर बरकरार रखने का? तो आपने अगर मेरी अभी तक जो बात समझाई थी उसमें गौर किया है तो आपको पता चल गया होगा कि मेंटेन होती हैं ड्यू टू, ये बरकरार रहती हैं, फिर लगातार जारी रहती हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर लगातार होती ही रहती हैं। तीसरी बात, आपने जो अभी तक बातें सीखी हैं उनके मुताबिक, जब भी बॉडी ऑसिलेशन के दौरान चाहे इधर वाली एक्सट्रीम से चाहे इधर वाली एक्सट्रीम से टुवर्ड द मीन पोजीशन आती है, इधर को चाहे उधर को, तो बॉडी टुवर्ड द मीन पोजीशन मूवमेंट करती है, टुवर्ड्स ओ यानी मीन पोजीशन की तरफ को। किस वजह से? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जबकि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन बॉडी जब भी जाएगी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन तो ड्यू टू इनर्शिया। ये भी गौर कर लीजिए, अभी तक जो बातें आपको समझाई हैं। तो आपने गौर किया, ये 4 पॉइंट हो गए, कुछ और भी 1-2 पॉइंट बताता हूँ अभी। तो पहला पॉइंट कि शुरू कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है ऑसिलेशंस को? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स करती है। और ऑसिलेशन को मेंटेन फिर लगातार जारी किसकी वजह से रहती हैं? दोनों फैक्टर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स भी और इनर्शिया भी। यहाँ बॉडी गई तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ को लेके आई, फिर वही हुआ जो मैंने बताया अभी समझाया आपको कि फिर बॉडी रुक नहीं जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, वो फलांग जाएगी मीन पोजीशन से परे जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, और फिर यहाँ पर बॉडी रुकेगी, फिर वापस आएगी टुवर्ड मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, फिर परे जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, फिर टुवर्ड मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, फिर परे ड्यू टू इनर्शिया एंड सो ऑन। अब पता चला कि चाहे बॉडी मीन पोजीशन के दाएं तरफ से उधर को वापस आना चाहती है मीन पोजीशन की तरफ को, चाहे वो बाएं तरफ से इधर को आना चाहती है, आती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स इसका मतलब है आपने देखा कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है, इधर से भी इधर को, उधर से भी इधर को। और जिधर को फोर्स होती है, न्यूटन सेकंड लॉ भी बात कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन भी फिर उधर को ही होता है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी हमेशा डायरेक्टेड, ये ऑसिलेट करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही बच्चों होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन हमेशा, क्योंकि फोर्स उधर को होती है, जिधर को फोर्स होगी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उधर को ही एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा टुवर्ड्स ओ यानी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होता है। 5 बातें हो गई अभी तक की। अगली बात, एक्सेलरेशन हमने कहा हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होता है, लेकिन बड़ा ही ख़ास पॉइंट बच्चों, ये अमूमन बच्चे इसको थोड़ा गौर से नहीं जेहन में रखते, ये जेहन में रखिएगा। छठा पॉइंट ये है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, ऑसिलेशंस के दौरान बच्चों डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला जो डायरेक्शन रखता है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, याद होगा बड़ी दफ़ा ये बातें आपने की हुई हैं। लेकिन ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है एक्स से, उसको अमूमन ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो एक्स वेक्टर से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऑसिलेशंस के लिए हमेशा वो वाला डिस्टेंस होता है जो किसी ऑसिलेटिंग बॉडी ने किसी भी लम्हे मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस रखा था, जो बॉडी का मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे का डिस्टेंस था। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट from the mean position at any instant, ये भी साथ लिख देते हैं, किसी भी लम्हे मीन पोजीशन से कितना फासला था, मीन पोजीशन से मौजूदा पोजीशन तक, जहाँ भी मौजूदा पोजीशन हो इस वक्त बॉडी जहाँ भी हो, तो उसने जो फासला था मीन पोजीशन से मौजूदा पोजीशन तक, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑसिलेशंस के केस में मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है,
मीन पोजीशन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मीन पोजीशन से बॉडी चाहे उधर है, किसी भी पॉइंट पे है, यहाँ 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 यहाँ, तो मीन पोजीशन से बॉडी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट पल्ले बांध ली नहीं है ये बात, यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, जबकि एक्सेलरेशन अभी बताया था हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मीन पोजीशन से बॉडी तक का फासला, मीन पोजीशन से बॉडी तक का जो डायरेक्टेड फासला है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं। पूरा नाम इसका वैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अमूमन हम अकेला डिस्प्लेसमेंट ही काफ़ी समझते हैं कहना, लेकिन पूरा नाम इसका ये है। ये बच्चों ख़ास तौर पर 6 पॉइंट आपने समझ लिए हैं, तो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको मिले हैं कि ऑसिलेशन किस वजह से शुरू होती हैं, किस वजह से जारी रहती हैं, फिर किधर को ऑसिलेशन के दौरान किस तरफ को बॉडी मूव करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और किधर को मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, और एक्सेलरेशन हमेशा किधर को डायरेक्टेड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ क्या माना है ऑसिलेशंस में, और वो किधर को हमेशा डायरेक्टेड होता है, किधर से किधर को, तो वो चाहे दाएं तरफ को चाहे बाएं तरफ को, जिधर भी ऑसिलेटिंग बॉडी किसी भी लम्हे मौजूद है, मीन पोजीशन से बॉडी तक डायरेक्टेड जो फासला है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी ख़ास बातें हैं जी, बड़ी ये आगे इस्तेमाल होनी है बार बार, तो इसलिए मैं जल्दी से इनको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से इनको रिपीट कर दूँ। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये हमारा वही यही कुछ लिखा हुआ जी यहाँ पे। तो दस टू गेट ऑसिलेशन, चुनाचे ऑसिलेशन हासिल करने के लिए ए बॉडी इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम इट्स रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। तो ऑसिलेशंस के लिए बॉडी को, ये सारी वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ आपको समझाई हैं। ऑसिलेशंस हासिल करने के लिए एक बॉडी को मीन पोजीशन से हिलाना होता है, डिस्टर्ब करना होता है, और फिर उसको छोड़ देना होता है। द बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो बॉडी स्टार्ट करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अंडर द एक्शन ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स द बॉडी एक्सेलरेट्स एंड इट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ओवरशूट कर जाती है, फिर रेस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे आके खड़ी नहीं होती। द रिस्टोरिंग फोर्स देन पुल्स इट बैक, फिर दोबारा दूसरी तरफ से फिर अंदर को वापस रिस्टोरिंग फोर्स फिर खींचती है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बातें हमने अभी की हैं। डिस्प्लेसमेंट का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, वो कहीं आगे बाद में भी आना, ये आगे आने वाला है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन, और ऑसिलेशंस के केस में डिस्प्लेसमेंट का माना ही मीन पोजीशन से बॉडी की मौजूदा लोकेशन तक, चाहे इधर चाहे उधर, मीन पोजीशन से बॉडी तक डायरेक्टेड डिस्टेंस जो होता है उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ऑसिलेशन के केस में। और ये एक नोट भी है जी नीचे कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस वेव्स, वाइब्रेट करती हुई बॉडीज़ ही वेव्स पैदा करती हैं। जैसा कि मिसाल दी है, वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो ये एक मिसाल भी दी है। ट्यूनिंग फोर्क कभी शायद देखा ही होगा आपने, मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक में आपने देखा होगा, इस तरह का होता है ट्यूनिंग फोर्क। उसको रबड़ पैड के ऊपर जब मारते हैं, यूँ जब स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी ये जो शाखें हैं दोनों, प्रॉन्ग्स कहते हैं इनको, थरथराती हैं। ये शाखें जब थरथराती हैं तो थरथराते हुए ये दबाव भी, फैलाव भी भेजती हैं। यूँ इधर को गई ये शाख, तो आगे हवा का दबाव इधर को गया, उधर को गया, और जब वापस पीछे को आई तो फैलाव गया, हवा इधर को कंप्रेशन, वापस आने पर रेयर फ्रैक्शन भेजा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और इन पर मुश्तमिल, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पर मुश्तमिल साउंड वेव्स होती हैं। तो ये साउंड पैदा करते हैं, साउंड वेव्स पैदा करते हैं ट्यूनिंग फोर्क। कभी अगर ट्यूनिंग फोर्क देखा है या आइंदा कभी लेबॉर्ट्री में देखें तो उसको किसी रबड़ के पैड के ऊपर उसको मारें, उसको उसके ऊपर बजाएं और कान के करीब लेके जाएं तो आपको एक सीटी जैसी आवाज़ भी आती है, वो उसकी वही है, साउंड वेव्स पैदा करते हैं। तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ पैदा करती हैं वेव्स, ये असूल याद रखिएगा। ये अगला चैप्टर 8 जो है उसके स्टार्ट में भी यही बात होनी है, कभी याद रखिएगा इंशाल्लाह। ये हमने, मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में ही बात कर दी है। वैसे मेरा ख्याल तो था कि बस एक दो पॉइंट बताने हैं मोटे मोटे, लेकिन बहरहाल मैंने बेहतर समझा कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। टॉपिक पहला है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये फिर वही है, मैट्रिक वाली बातें हैं। ये वाली सारी डिटेल में तकरीबन आपको ऑलरेडी बता ही गया हूँ। डेफिनेशन क्या है जी? तो डेफिनेशन ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन, ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन कि जिसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन उसकी डायरेक्शन होती है। दो बातें हैं डेफिनेशन में। इट इज़ द मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये मैं डिटेल अभी बता के गया हूँ कि एक्सेलरेशन जिधर को होता है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, चुनाचे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आता है। तो मैथमेटिकली ये जो मैं लिखने लगा हूँ, जो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो मैथमेटिकली जब कभी ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है लेकिन माइनस साइन के साथ, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन जब आए तो इसका मतलब है, या एरो आ जाए ऊपर तो मतलब नेगेटिव साइन साथ लाना पड़ेगा। यानी एक दूसरे की मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन कम। और बाय द वे अभी समझाया आपको कि एन सेंटर पे मीन पोजीशन पे हमें पता है रेस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है। फोर्स जीरो तो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, और सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो भी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और जो बाहर जाएंगे इधर को डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। कैसे और क्यों, यही बातें आगे इस चैप्टर में बाद में देखनी है कि ऐसा होगा क्यों और कैसे, वो बाद में बातें देखेंगे। अब मैथमेटिकली कहता है कि ये जब भी कहा जाए व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर, या व्हाट आर द कंडीशन फॉर एसएचएम, तो इसका मतलब ये होता है कि दो बातें हैं, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डायरेक्टेड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन। ये बात हमने पीछे बड़ी डिटेल से कर दी है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन है जी कुछ। तो एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने कहा कि ये है तो नहीं आपके अब स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें वैसे है। तो ये पहली तो बातें वही हैं, ज़रूरत इसलिए है कि अगले टॉपिक्स तभी समझ आएंगे कि ये बातें हमें पता हैं। तो ये सारी सिचुएशन तो बता दी पहले ही, उसी का तारफ़ है, यहाँ खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो हमने साबित ये करना है, बस साबित ये करना है कि जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम दिखाया है ये भी वाकई एसएचएम ही परफॉर्म करता है। तो उसके लिए हम जल्दी से वो स्टेप्स करने लगे कि जी सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बाहर को हम इस स्प्रिंग को फैलाने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा बाहर को फैलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा देगा विद इन दी इलास्टिक लिमिट। स्प्रिंग को अगर हमने फैला के बिल्कुल बल उसके सीधे नहीं कर दिए बल्कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही फैलाया है, तो फिर जितनी हमारी जो अप्लाइड फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं, याद होगा हुक्स लॉ, हुक्स साहब थे उनके नाम पे हुक्स लॉ। और अप्लाइड फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है जो अभी दिखाई थी, जो बाहर को हमने लगानी थी पहली दफ़ा। इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट चाहिए तो वो है जी ये के, वेयर के इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, के इज़ यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वेशन 1 कह दी। और इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपको पहले भी मालूम है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। और इसकी जो यूनिट है वो अगर निकालनी चाहें यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से, तो के हुआ F/x, यानी ऊपर है फोर्स न्यूटन और x नीचे डिस्प्लेसमेंट है उसकी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट भी है। यही कुछ बातें जी इधर बिल्कुल नोट्स में यही लिखी हैं। x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट, के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। और अगली बात ये कि इसकी डिपेंडेंस किस पे ऊपर, के कम होगा किसी स्प्रिंग का कि ज़्यादा, तो जल्दी से ये बस याद रखने आपने कि ये इन तीन कैसे है, क्यों है, आपकी ज़रूरत नहीं है, वरना थोड़ी सी डिटेल बताते, टाइम नहीं ज़ाया करने की ज़रूरत। तो के किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे, ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग पे, और थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग मुख्तलिफ मटेरियल्स के हैं, सेम साइज़ के हैं, तो उनका डिफरेंट होगा के। और ज्योमेट्री का मतलब है चौड़ा कितना है स्प्रिंग, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और उसकी लेंथ कितनी है, ज्योमेट्री मतलब साइज़ वगैरह। और थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, कि जिस तार का वो स्प्रिंग बना हुआ है उसकी कितनी मोटाई है, कितनी मोटी तार से स्प्रिंग बनाया गया, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाउ अगले स्टेप्स हैं जी मैथमेटिकल। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, जितनी ज़्यादा अभी दिखाई थी आपको पीछे डायग्राम में, जितनी ज़्यादा हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतनी ही फिर अपोजिंग फोर्स भी वापस लगेगी। हम थोड़ी सी लगा के स्प्रिंग को बाहर खींचेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी वापस थोड़ी लगेगी, हमने ज़्यादा फोर्स लगाई तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो ये रिलेशन होता है। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर, लेकिन नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड की, तो जस्ट F इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू F, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, लेकिन ये हमने वेक्टोरियली लिखा है इसको। अभी F खुद था KX वेक्टर F वेक्टर था KX वेक्टर, तो रिस्टोरिंग फोर्स हुई माइनस KX वेक्टर, F की वैल्यू पुट कर दी। और अगली बात, फोर्स कोई भी हो, F इज इक्वल टू M में फार्मूला तो हमें पता ही है, सब हर फोर्स का होता है, तो ये वेक्टर है, तो FR भी रिस्टोरिंग फोर्स भी तो ज़ाहिर है फोर्स ही है, तो ये भी F इज इक्वल टू M में इज इक्वल टू माइनस KX वेक्टर। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो ये M उधर चला गया, बटे के नीचे डिवाइड हो गया,
और बच्चों के तो था ही स्प्रिंग कांस्टेंट, मास भी ज़ाहिर है कांस्टेंट है, तो ये फैक्टर सारा ही कांस्टेंट है। तो अगला स्टेप फिर आप बताइएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स वेक्टर, जिसका मतलब है ए वेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को वापस इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो ज़ाहिर है कोई कांस्टेंट साथ आना, तो वही हमने उसको बता दिया। और इस चीज़ का मतलब ये अभी देखा था कि ये क्या है, यही तो है कंडीशन फॉर SHM, ए वेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, यही तो है कंडीशन फॉर SHM। साबित हुआ, जब भी ये साबित हो जाए रिलेशन, तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो SHM से मूव कर रही है। तो हेंस साबित हुआ, हेंस ये सारे स्टेप्स आपके सामने। तो ए स्प्रिंग मास सिस्टम एग्जीक्यूट्स SHM, ये साबित हुआ। एग्जीक्यूट का मतलब परफॉर्म करना, ये पीछे भी लफ्ज़ कहीं आया था पिछले लेक्चर में। रिजल्ट ये हुआ कि स्प्रिंग मास सिस्टम भी SHM परफॉर्म करता है। चलें जी, ठीक है, ये आपका ये हो गया। कुछ थोड़ी सी अगली बातें भी करनी है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।